वेलकम यू ऑल ऑन एसएससी मित्रा। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5 का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें मैं कल आपको महाद्वीप पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको बताया था पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल होते हैं: भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। जिसमें से भूमंडल मैंने बताया आपको, पृथ्वी के ऊपर का जो ये ठोस भाग है इसको बोलते हैं भूमंडल। तो भूमंडल में मैंने आपको पढ़ाए थे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। आज मैं उससे आगे आपको पार्ट 2 में बताने जान रहा हूँ जलमंडल के बारे में। जलमंडल में क्या होता है कि हमें पता है पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल है, इसलिए यही पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी पर जो ये जल का हिस्सा है इसे हमें विभिन्न नामों से बांट रखा है अपने जानने के अनुसार। महासागरीय जल की प्रमुख जो गतियाँ होती हैं वो होती हैं तरंगें, ठीक है। ज्वार भाटा और महासागरीय धाराओं के रूप में महासागर की जल चलता रहता है। तो प्रमुख महासागर जो हैं वो हैं 5, लेकिन अभी एनसीईआरटी में 4 दे रखे हैं। 4 कौन कौन से हैं, जिनमें से पहला है प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो और दूसरा है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। हिंदी में इसको अटलांटिक महासागर बोलते हैं। तीसरा है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। चौथा है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, इसको इंडियन ओशियन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंडियन ओशियन। इसको बोलते हैं आर्कटिक ओशियन, ठीक है। ये प्रमुख 4 अपने महासागर हैं। इसके अलावा एक और है उत्तरी ध्रुव महासागर, ठीक है। दक्षिण ध्रुव महासागर है, लेकिन मैं उसको आपको पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में 4 दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको उसके बारे में थोड़ा कुछ बता दूंगा। तो सबसे पहले अपने जान लेते हैं प्रशांत महासागर की खासियत क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर की खासियत क्या है? एक तो ये सबसे बड़ा महासागर, जो ये 5 महासागर हैं, 4 महासागर हैं, उनमें सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। इसका एरिया कितना है? पृथ्वी के एरिया का लगभग 1/3 है, ठीक है। 1/3 ऑफ अर्थ, ठीक है। ये क्या है? इसका एरिया है। ये क्या होता है? ये लगभग कैसे आकृति है इसकी? इसकी लगभग वृत्ताकार आकृति है, लगभग में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? लगभग वृत्ताकार, ठीक है। और ये प्रशांत महासागर क्या है? प्रशांत महासागर यहाँ पे है, तो इसके चारों ओर एशिया, ठीक है, एशिया है, और इधर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया मैं आपको लिख देता हूँ। इधर अफ्रीका है, और इधर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका भी क्या, ये उत्तरी अमेरिका तक है ये, ठीक है। अफ्रीका भी है, लेकिन इसके यहाँ पे उत्तरी अमेरिका तक है ये, उत्तरी दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका आएगा, और यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के मध्य में स्थित है। और जो दुनिया का मैंने आपको बताया था पृथ्वी पर उपस्थित सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे गहरा स्थान, सबसे गहरा स्थान, इसकी गहराई कितनी है? लगभग मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 11,022 किलोमीटर, यानी कि 11,022 मीटर, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर, ठीक है। तो ये पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है मेरियाना ट्रेंच, जो भी प्रशांत महासागर के अंदर ही स्थित है, ठीक है। अगला महासागर अपन लेते हैं अटलांटिक महासागर, ठीक है। दूसरा कौन सा है? अटलांटिक ओशियन, ठीक है। इसके बारे में खास बात क्या है? ये दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, सेकंड सबसे बड़ा महासागर, ठीक है।
सेकंड सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और इसके आकार के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस की तरह है, एस के जैसा आकार है। ठीक है, तो अटलांटिक ओशियन का आकार कैसा है? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस के जैसा। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। और क्या है इसके, ये है यहाँ पे ऐसे है ये, तो इसके यहाँ पे क्या है, इसके उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके पश्चिम किनारे पर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दक्षिण अमेरिका है। पूर्वी किनारे पे क्या है, यहाँ पे इसके यूरोप है। और यहाँ पे क्या आ गया फिर, यहाँ पे बचा है इसके अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे इसके अफ्रीका आ गया। तो इनके बीच में ये इनके बीच में स्थित है ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। ये इसके पूर्व में है, ये आपको पूछ लिया जाए कभी। और ये इसके पश्चिम में है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। लेकिन क्या है, इसकी तटरेखा अनियमित है। मैंने आपको बताया ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस की तरह, तो आपने देखा इसकी तटरेखा कितनी अनियमित है। इस पर क्या होते हैं, दंतुरित है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राकृतिक पोत हैं और पत्तन है वो सर्वाधिक मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई देश है फिर यहाँ समुद्र शुरू हो रहा है, तो ये अच्छे इसके पोर्ट बनाने के लिए अच्छा काम आ जाता है। तो ये इसके बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक इम्पोर्टेंट इसकी बात है कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर, व्यस्ततम महासागर। ठीक है, कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अब चलते हैं अपने तीसरे महासागर की ओर। तीसरा महासागर कौन सा है? ये है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन, ये है हिंद महासागर। ये क्या है, एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लीजिए, एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, किसी देश के नाम पर। ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट है, तो आपको पूछ लिया जाएगा ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, तो वो कौन सा देश है जिसके नाम पर रखा गया है? वो है भारत, इंडिया। ठीक, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन। ठीक है, और क्या है, इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। ठीक है, तो इसकी शेप है त्रिभुजाकार आकृति है इसकी, और ये उत्तर से उत्तर में। ठीक है, ये त्रिभुज है, तो क्या हो गया, यहाँ पे उत्तर में कौन सा हो गया? एशिया, क्योंकि ये इंडियन ओशियन है तो भारत कहाँ आता है? एशिया में। इसके दक्षिण में स्थित है ये हिंद महासागर। यहाँ पे कौन सा आ गया इसके? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यहाँ कौन सा आ गया इसके? अफ्रीका। ठीक है, तो ये तीन कॉर्नर पे इसके महाद्वीप हैं, तो इसलिए इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है, अगला महासागर कौन सा है अपना चौथा? ये है आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, आर्कटिक ओशियन कहाँ पे है? ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है? 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर। ठीक है, ये क्या है? कर्क रेखा इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन सी है? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मकर रेखा। ये कौन सा है? दक्षिण ध्रुव व्रत। ठीक है, दक्षिण ध्रुव व्रत यानी अटलांटिक सर्किल। ये कौन सा है? आर्कटिक सर्किल यानी कि उत्तरी ध्रुव व्रत। तो ये आर्कटिक महासागर भी कहाँ पे है? ये उत्तरी ध्रुव व्रत में स्थित है यहाँ पे। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में चारों ओर फैला हुआ है ये महासागर है। प्रशांत महासागर, अब ये प्रशांत महासागर से अलग कैसे होता है? ये प्रशांत महासागर से, जैसे मैंने बताया था आपको, ये बताया था प्रशांत महासागर के बारे में, ये यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यहाँ तक फैला हुआ है। लेकिन इसके उत्तरी में अब यहाँ से कहीं सीमा बनी होगी, तो ये उत्तर में कौन सा है? यहाँ पे है ये अटलांटिक, ये आर्कटिक ओशियन। ठीक है, आर्कटिक ओशियन यानी कि आर्कटिक महासागर यहाँ पे,
और यहाँ पे प्रशांत महासागर है, तो ये कहीं से अलग हो रहे होंगे। तो ये कौन सी है, एक जल भाग है जिससे अलग होते हैं, इसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, तो इसके बारे में आपको नोट्स में लिखना है। बेरिंग जल संधि किन किन दोनों को अलग करती है, ये करती है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, हिंदी वाले यूँ नहीं बोले, हिंदी में लिखते हैं क्योंकि मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ। आर्कटिक महासागर, ठीक है, प्लस पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, इन दोनों को जोड़ती है बेरिंग जल संधि। ये आपको लिख लेनी है आपकी कॉपी में। ठीक है, मैंने पिछले कुछ लेक्चर में आपको बताया था पनामा जल संधि, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ दी है। ठीक है, ये 4 महासागर हो गए, एक दक्षिण ध्रुव बढ़ता है जैसे सदर्न ओशियन बोलते हैं, लेकिन अभी वो एनसीईआरटी में है नहीं, तो मैं उसको बताऊँ नहीं वो कहाँ पे है। यहाँ पे है क्योंकि वो उसमें ज़्यादातर बर्फ़ है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। मैंने आपको बताया अब भूमंडल कंप्लीट हो गया, जलमंडल कंप्लीट हो गया। तीसरा कौन सा आएगा, वो तीसरा परिमंडल कौन सा है, तीसरा परिमंडल है वायुमंडल। ठीक, वायुमंडल, वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, हमें सांस के लिए जो गैसें चाहिए होती हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, वायुमंडल के लिए, वायुमंडल से। वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सी गैसेज होती हैं, इसके चारों ओर जो ये गैसें हैं इसमें मुख्य रूप से होती हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये क्या होता है, जो शुष्क हवा है इसका कितना है, लगभग 99% है। ठीक है, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं और 1% में बाकी सभी गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है इत्यादि। लेकिन इनका भी एक फिक्स परसेंटेज दे रखा है एनसीईआरटी में, वो क्या है, ऑक्सीजन कितनी होती है, ये है वायुमंडल में 78%। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी है 21%, और 1% में क्या आगे बाकी सभी CO2 और ऑर्गन और ATC। ठीक है, ये सभी आ जाते हैं 1% के अंदर। ऑक्सीजन क्या किस लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन हमें पता है, हम प्राणी जगत में क्या होता है, ऑक्सीजन हम सांस के रूप में लेते हैं, तो ये हमें प्राणी जगत के लिए सांस के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 21% है, ये किस लिए ज़रूरी है, ये प्राणी ये है वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड 1% में आती है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट गैस है क्योंकि जो हमारी ऊष्मा पृथ्वी छोड़ती है ये उसको कैप्चर कर लेती है और उसको, जिससे पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि करती रहती है और पृथ्वी गर्म रहती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, और ऊंचाई में जैसे जैसे हम वायुमंडल में जाते हैं, ठीक है, ये अपनी पृथ्वी है, जैसे जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो वायु के घनत्व में क्या होती जाएगी, भिन्नता आती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे समुद्र तल से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे समुद्र तल मैंने बताया था, समुद्र तल क्या होते हैं, जहाँ 0 मानते हैं, क्योंकि हमें पता है पृथ्वी पर जो भी स्थान है यहाँ पर लगभग समुद्र का तल होता है, ये लगभग समान होता है। पृथ्वी पर जो भी स्थान है उसकी ऊंचाई हम समुद्र तल से नापते हैं। तो समुद्र तल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसके घनत्व में कमी आती जाएगी। ठीक है, समुद्र तल पर घनत्व सबसे अधिक होगा मतलब, और ऊपर जाएंगे तो कमी होती जाएगी। ठीक है, इसी का कारण है कि जब हम देखते हैं पर्वतारोही जब पहाड़ पर चढ़ता है तो उसको जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाता है तो उसको सांस लेने में कठिनाई होती है, इसलिए ज़्यादातर क्या सभी पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया जाता है जिससे वो सांस लेने में कोई कठिनाई महसूस ना करे। ठीक है, ऐसे आगे चलते हैं अपने ऊपर की ओर जाते हैं। ऊपर के जाने पर इसका घनत्व तो घटता ही जाता है और उसके बाद तापमान भी घटता है। ठीक है, तापमान भी घटता जाता है और यहाँ से ये है, यहाँ से लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल स्थित है। पृथ्वी के सतह से वायुमंडल की प्रमुख 5 परतें कौन कौन सी हैं। ठीक है, पृथ्वी से सतह है ये पृथ्वी की, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है। ठीक है, ये पृथ्वी है, तो यहाँ से ये इसकी 5 परतें हैं वायुमंडल की, जो ये 1600 किलोमीटर के अंदर आती हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है, क्षोभमंडल। ठीक है, दूसरी है समताप मंडल। ठीक है, तीसरी है आयन मंडल, तीसरी है मध्यमंडल, चौथी है आयन मंडल और 5वीं है बहिर्मंडल। ठीक है,
मंडल, ये 5 परतें हैं। ठीक है, जो मौसम संबंधी सभी समय अब जो ये होती हैं क्रियाएं, ये होती हैं क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में हमारे जो ये हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, ये उड़ते हैं समताप मंडल में। और आयन मंडल में हमारी ओजोन परत स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर हिंदी में ओजोन परत, ये कहाँ पर स्थित है, ये आयन मंडल के अंदर स्थित है। ठीक है, आयन मंडल में स्थित है ओजोन परत। ओजोन परत क्या होती है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको आने से रोकती हैं, जिससे मानव के शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। ठीक है, और अब आगे चलते हैं अपने वायुमंडल में। मैंने आपको ये बता ही दिया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कितना कितना परसेंटेज है। ठीक है, और चल समुद्र तल से वायुमंडल, ये वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी पर दबाव डालता है। ठीक है, तो ये दबाव क्या होता है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ स्थानों पर क्या हो जाता है, अलग अलग स्थान पर अलग होता है, तो किसी स्थान पर दाब अधिक हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के किसी स्थान पर वायुमंडल के द्वारा दाब अधिक लगेगा और किसी स्थान पर दाब कम लगेगा। अब क्या होगा, जो वायु होगी वो कैसे गति करेगी, जो दाब अधिक है वहाँ से कम वायु दाब की तरफ। ठीक है, तो वायु की गति आपको पूछे तो वायु की गति अधिक वायु दाब से कम वायु दाब, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर। ठीक है, दाब की ओर, तो ये आपको ध्यान रखना है। वायु की गति कैसे होती है, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर। जो गतिशील वायु होती है इसी को पवन कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने चौथा जीव मंडल कौन सा है, जिसको पृथ्वी के परिमंडल में मैंने 4 पढ़ाए थे, उनमें से चौथा कौन सा हो, जीव मंडल। ठीक है, ये लास्ट है। जीव मंडल क्या होता है, स्थल जल एवं हवा के बीच। ठीक है, स्थल को भूमंडल बोल दिया, जल को जलमंडल बोल दिया, हवा को वायुमंडल मिल ली, लेकिन इनके बीच जो बचा हुआ सीमित भाग है उसको बोलते हैं जीवमंडल, जहाँ पर जीवन मौजूद है। ठीक है, यहाँ जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हैं। जीवमंडल के प्राणियों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने में, 2। कौन कौन से, एक तो है जंतु जगत। ठीक है, दूसरा कौन सा है, पादप जगत। ठीक है, हम सभी जंतु जगत में आते हैं, पादप जगत में पेड़ पौधे आते हैं, क्योंकि इन्हीं में जीवन संभव है। ठीक है, पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल कौन कौन से, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, परस्पर क्रिया करते हैं और एक दूसरे से किसी न किसी रूप में प्रभावित होते रहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। CO2 की वृद्धि के भूमंडलीय तापन की मैं आपको परिभाषा लिखा देता हूँ। भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं। ठीक है, भूमंडलीय तापन ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। ठीक है, जो CO2 की मात्रा, CO2 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट गैस है, लेकिन इसकी एक लिमिटेड मात्रा। जैसे जैसे अब क्या होता है, एमिशन हो रहा है फैक्ट्रियों से और साधनों से, तो इससे क्या हो रहा है, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, ये अधिक से अधिक जो पृथ्वी पर तापमान है उसको कैप्चर कर रहा है और पृथ्वी के टेम्परेचर को लगातार वृद्धि करता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और जैसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ठीक है, तो CO2 की वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको NCERT क्लास 6 चैप्टर 5 करा दिए हैं। कल मैं आपको NCERT क्लास 6 चैप्टर 6 लेके आऊँगा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों से सब्सक्राइब कराएं। आप हमारी मदद करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा और हम आपके लिए इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। धन्यवाद।